बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर लेक्चर 3 को आज डिस्कस करना है, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे कि पहले दो लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरीज और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने ये देखना है कि न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, या इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो इसकी डिस्कवरी से पहले चंद बातें इसके इंट्रोडक्शन के लिए कि 1886 और 1895 तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, और 1886 तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो 1895 और 1897 तक जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। और लेकिन ज़्यादा अजीब बात, स्ट्रेंज बात ये थी कि जब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, मीन्स के 1932 तक साइंटिस्ट यही समझते रहे कि एटम के अंदर जो है सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। लेकिन मसला ये आया कि जब किसी भी एलिमेंट का मैस नंबर कैलकुलेट करना था, तो चूंकि अगर ये कहते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस तो बहुत छोटा है, तो इसलिए एक और साइंटिस्ट 1909 के अंदर मिलिकन्स ने भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है उसको डिटरमाइन किया, उसको यानी कि उसकी वैल्यू बताई कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह 1911 और 1913 तक, यानी कि ये 2-3 साल जो थे, इसमें एक साइंटिस्ट था मोज़ले। इसने एक्सिस की प्रोडक्शन और साथ में कुछ एलिमेंट के जो है उनको एटॉमिक नंबर की वैल्यू असाइन की, यानी कि Z सम ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यहाँ तक अभी जो मसला था वो यही था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है उनको सम करके हम किसी एटम का जो है वो मैस नंबर फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एक थोड़ा सा आइडिया दिया कि जब किसी एटम का अगर हम मैस नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटॉन के साथ कोई और चीज़ है, लेकिन उसको एग्जैक्ट आइडिया जो है वो क्लियर नहीं था कि वो चीज़ क्या है। तो इसलिए 1920 के अंदर सिर्फ आइडिया हुआ, मीन्स के न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन उसको क्लियर ये आइडिया या क्लियर ये पता नहीं था कि ये न्यूट्रॉन है, ये इसके अंदर क्या चीज़ है। तो अब नेक्स्ट क्या है, 1932 के अंदर एक साइंटिस्ट जेम्स चैडविक, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। आगे हम देखेंगे किस तरह डिस्कवर किया, और इसी डिस्कवरी के ऊपर इसको 1935 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। ये जो जितनी बातें मैंने की हैं ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज कब तक, फिर मिलिकन्स ने चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कब डिटरमाइन किया, रदरफोर्ड ने कब आइडिया दिया न्यूट्रॉन के बारे में, और चैडविक ने कब इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूट्रॉन जो है उसको डिस्कवर किया और कब उसे नोबेल प्राइज मिला। ये तो सारी बातें इस डिस्कवरी से पहले की आपको बताने के लिए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई, या उससे पहले एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स थे। अब आते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर कि इसकी डिस्कवरी किस तरह हुई। तो बेसिकली ये एक लेड ब्लॉक है, और इस लेड ब्लॉक के अंदर एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो कि बेसिकली पोलोनियम है। पोलोनियम इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल को अगर आप एक्चुअल देखना चाहते हैं, मीन्स क्या, ये ज्यादातर बुक्स के अंदर 2 और 4, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि इसको जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन उसके अंदर हों, तो इसको बेसिकली हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। और सोर्स यहाँ पे जो लिया गया वो पोलोनियम का था। पोलोनियम बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो कि मैरी क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया, और पोलैंड जगह का नाम है जहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई, इसी बेस पे इसको पोलोनियम कहते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है
कि प्लेनियम को ही क्यों अल्फा पार्टिकल के सोर्स के तौर पे लिया गया। बेसिकली उस वक्त जो ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा रेज इमिट करने में फेमस था या ज्यादा यूज होता था वो पोलोनियम ही था, तो इसलिए पोलोनियम को लिया गया। तो पोलोनियम को एज अ अल्फा पार्टिकल रेडिएशन के सोर्स पे लिया गया और आगे एक टारगेट रखा गया, और ये टारगेट मटेरियल क्या था, बेरिलियम था। अब ये भी है कि बेरिलियम को क्यों लिया गया, लिथियम, बोरोन या इसके जो नियर अबाउट एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट हैं क्या उनको भी लिया जा सकता, तो चैडविक ने उनको भी लिया, लेकिन बेरिलियम के लेने की रीजन ये थी कि बेरिलियम की बेसिकली जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो लो थी, मतलब न्यूट्रॉन को नॉकआउट करवाने की, न्यूट्रॉन के साथ जो मींस के जुड़े रहने की जो बॉन्डिंग एनर्जी थी ना वो कम थी, तो इसलिए बेरिलियम को उसने एज अ टारगेट मटेरियल लिया। तो ये देखें आपके पास ये टारगेट मटेरियल है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जब इसकी बम्बार्डमेंट हुई तो इनके अंदर अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम के न्यूक्लियाई के अंदर रीअरेंजमेंट हुई, और उस रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन इमिट हुआ। अब यहाँ पे अभी तो न्यूट्रॉन कह रहे हैं, लेकिन एक बात अपने माइंड में बिठानी है कि जब ये रेडिएशन इमिट हुई थी तो पहले उसने इनको गैमा रेज का, मतलब उसने कहा ये कोई रेडिएशंस हैं, लेकिन बाद में जब उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हुई तो वो देखा कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो गैमा रेज की नहीं थी। इस वजह से उसने आगे एक डिटेक्टर, और डिटेक्टर में ये देखा कि ये डिटेक्टर, ये इसकी नेदर्स है, इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव, तो जब ये रेडिएशन डिटेक्टर पे आई तो डिटेक्टर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, जिसकी वजह से मींस कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था, जिसको बाद में उसकी प्रॉपर्टीज जानने के बाद इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब यही जो चीज है इसको हम अगर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें तो बेसिकली जब अल्फा पार्टिकल He इसकी बम्बार्डमेंट होती है टारगेट मटेरियल जो कि बेरिलियम 45, तो इसके रिजल्ट में एक तो आपके पास नया एलिमेंट जनरेट, यानी कि जब इनके न्यूट्रॉन्स के अंदर बम्बार्डमेंट होती है तो इनके न्यूक्लियाई के अंदर जब रीअरेंजमेंट होती है तो एक तो ये कार्बन और साथ में न्यूट्रॉन मिलता है, तो न्यूट्रॉन 0 1। अब n मींस न्यूट्रॉन 0 का यहाँ पे ये मतलब है तो इसके ऊपर 0 कोई चार्ज नहीं है, दूसरा इसका ये मतलब है कि ये किसी एलिमेंट के अंदर उनके एटॉमिक नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं करता। 1 तो मतलब इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि ये एलिमेंट के मैस नंबर, आप इसको इस तरह भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर इसमें हम देखें हीलियम की बात करें तो इसमें आपके पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही यहाँ पे न्यूट्रॉन है। सेम केस यहाँ पे आप देख लेते हैं 4 प्रोटॉन्स हैं और आपके पास 5 न्यूट्रॉन है, तो ये इसी तरह यहाँ पे भी आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इससे ये मतलब पता चल रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर जो कि एक टारगेट मटेरियल था इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई, इनके न्यूक्लियाई के अंदर अरेंजमेंट हुई, यहाँ से एक न्यूट्रॉन री इमिटेड हुआ तो इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया। और ये जो न्यूट्रॉन है बेसिकली इसकी अगर हम डिफाइन करें तो इसके हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सब एटॉमिक या पार्टिकल है, मटेरियल है जिसका मैस ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो अगर वैल्यू लिखना चाहें तो बेसिकली जो प्रोटॉन का मैस होता है वो 1 AMU और जो न्यूट्रॉन का मैस है वो 1.0087 AMU, तो मतलब ये ऑलमोस्ट प्रोटॉन की इक्वल है, लेकिन उससे थोड़ा सा इसका मैस ज्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसका मैस ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू प्रोटॉन दैट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रॉन। तो ये यहाँ तक हमने सिर्फ डिस्कवरी पढ़ी है कि किस तरह ये डिस्कवर हुआ कि जब अल्फा रेज बेरिलियम टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई तो यहाँ पे एक पार्टिकल और साथ में न्यूट्रॉन। अब ये इसकी डिस्कवरी के बारे में था। अब आगे नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज हैं कि न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज, इसकी हम ना पहले जनरल जो आसान इजी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो है वो रिएक्शंस वाली बात कर लेंगे। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है
वो हम सिंपल ये कहते हैं कि बेसिकली न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। सेकंड प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज हम पढ़ी है, लेकिन न्यूट्रॉन इज अ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इनके किसी चीज के अंदर पेनिट्रेट होने की जो पावर है वो न्यूट्रॉन की ज्यादा है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टीज को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो फ्री न्यूट्रॉन है किसी एटम का या किसी एलिमेंट का, वो असल में अनस्टेबल, बेसिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल या फ्री न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन नहीं है जो न्यूक्लियस में है, वो बाहर किसी एलिमेंट से हो तो उसे हम फ्री न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये स्टेबल क्यों होता है, इसकी स्टेबिलिटी के रीजन क्या है, इसका पहले ना हम रिएक्शन लिखते हैं। और एक और चीज कि फ्री न्यूट्रॉन डिके हो जाता है, और डिके होके क्या चीज बनती है, 0 1। जब ये फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है तो एक प्रोटॉन बनता है, साथ में एक बीटा पार्टिकल मींस के इलेक्ट्रॉन, और साथ में न्यूट्रिनो। और एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब ये अनस्टेबल मींस के हाई एनर्जी न्यूट्रॉन डिके होता है, एक प्रोटॉन बनता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो। अब जब इन दोनों का मैस का सम लिया गया तो इसके मैस के सम के क्या था, मींस के इसके मैस के सम से लेस था, कम था। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू थी 0.078 AMU, यानी कि दोनों के सम की जो मैस की वैल्यू थी वो 1.0078 AMU थी। और आप न्यूट्रॉन की वैल्यू अभी आपने पढ़ी है कि वो आपके पास 7 AMU है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसका ये ज्यादा मैस है, यहाँ पे कम बना है, ये तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई मैस नहीं है, तो बाकी मैस किधर जाता है। तो इसलिए कि जो इसका बाकी मैस है, मींस के जो इसकी ज्यादा वैल्यू है, बेसिकली वो इसकी कुछ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और आप जानते हैं जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल होते हैं रिएक्टेंट से। तो मींस के यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल था और रिएक्टेंट चूंकि अनस्टेबल फ्री न्यूट्रॉन है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल एप्लीकेशन थी या प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको सिर्फ ये रिएक्शन को समझना है और आपको इसका लॉजिक पता हो कि ये डीके क्यों होता है। उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज ये है कि न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल प्रोटॉन, जो अभी हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन को एक्सपेल करता है फ्रॉम, कहां से। मैं चंद एक चीजें आपकी ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन है, पैराफिन, उसके बाद वाटर एंड वैक्स, यानी कि ये इस मटेरियल से जब भी न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो न्यूट्रॉन इस ऐसे मटेरियल से प्रोटॉन को एक्सपेल करता। तो बेसिकली ये वो प्रॉपर्टीज थी जिस बिना पे चैडविक ने इन रेस को प्रोटॉन का, क्यों, क्योंकि अगर वो गैमा रेडिएशन कहता तो गैमा तो प्रोटॉन को एक्सपेल नहीं करवा सकती, तो डेफिनेटली प्रोटॉन से उसका कुछ न कुछ मैस ज्यादा होगा जिससे वो प्रोटॉन को एक्सपेल करवा सकता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज, और आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो 5th प्रॉपर्टीज है उसमें बेसिकली जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की 2 टाइप्स हैं, और वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं आप जानते हैं कि एक स्लो न्यूट्रॉन है और दूसरा फास्ट न्यूट्रॉन है। अब स्लो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि वो न्यूट्रॉन जिनका जो ट्रेवल करते हैं किस वेलोसिटी से,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से जो ट्रेवल करते हैं उनको हम स्लो न्यूट्रॉन, और जो 1-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पीड से ट्रेवल करते हैं उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन एक और चीज के जो स्लो न्यूट्रॉन है वो ज्यादातर यूज होते हैं, यानी कि ज्यादा इफेक्टिव हैं किसके अंदर, फिशन रिएक्शन के अंदर। इसकी क्या रीजन है, इसकी ये रीजन है कि जैसे कि फिशन रिएक्शन चेन रिएक्शन होते हैं, तो यूरेनियम को चेन बनाने के लिए स्लो अगर रिएक्शन होगा, स्लो स्पीड होगी, तो वो साथ दूसरे जो एलिमेंट हैं उनको कैप्चर आसानी से कर सकेगा, इसलिए स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। इसी तरह फास्ट न्यूट्रॉन की भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें हम आगे एक पॉइंट बना लेते हैं, 6 पॉइंट बना लेते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन बेसिकली यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का ये मतलब है कि जब भी कोई न्यूट्रॉन किसी उसकी एलिमेंट के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट होती है, सपोज नाइट्रोजन है, तो आगे वो एक नई मींस के रेडिएशन या नए एलिमेंट इमिट करता है। सपोज बोरोन है 511 और साथ में हीलियम 2 और 4, तो ये बेसिकली फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट है या उसकी एप्लीकेशन है। इसी तरह स्लो न्यूट्रॉन जो है उसकी भी एक एप्लीकेशन है, या आप उसी को पॉइंट बना लें कि ये आपके पास पॉइंट 1 फास्ट न्यूट्रॉन, जब किसी एलिमेंट या टारगेट पर बम्बार्डमेंट होता है तो ये चीज। अब स्लो न्यूट्रॉन उसके लिए यानी कि ये 10। इसी तरह कॉपर आपके पास 29 और ये 65, तो ये आपको कॉपर 66 और ये 29 और साथ में गैमा रेडिएशंस इमिट होती हैं। लेकिन ये वाली जो कॉपर का एलिमेंट है ये इतना स्टेबल नहीं है, और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये मजीद डीके हो जाता है, और ये कॉपर 29 66 और ये जिंक 30 66 और साथ में बीटा पार्टिकल जो है वो इसमें इमिट होता है। तो ये बेसिकली स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन के दोनों आपने ये रिएक्शन लिखने हैं, और साथ में ये भी इसका लास्ट पे आपकी बुक में एक इसकी एप्लीकेशन भी मेंशन है कि जो आपके पास न्यूट्रॉन है दे यूज इन अ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, जैसे कि मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह की ट्रीटमेंट के अंदर ये मटेरियल जो है यूज न्यूट्रॉन उनकी बम्बार्डमेंट होती है, उससे मतलब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाए जाते हैं और उनको बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। तो ये थी चंद इसकी प्रॉपर्टीज और साथ में इसकी डिस्कवरी, और ये चंद एक रिएक्शन आप